प्रश्न आपका सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपरमेय संख्या तो सिद्ध करना है, लेकिन इसको हम मान क्या लेंगे, अपरमेय संख्या। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। माना कि √2 एक परमेय संख्या है। हमने क्या माना, माना कि √2 एक परमेय संख्या, हमने ये मान लिया। देखिए एकदम जबरदस्त टॉपिक है, सिद्ध करना है वो परमेय संख्या, लेकिन मान क्या रहे हैं हम। यहाँ इसके पीछे का कहानी ये है कि जो हम मान रहे हैं अगर उस कथन के विपरीत प्रूव्ड हो गया तो समझ जाइए जो दिया हुआ प्रश्न में आपका जो भी चीज होगा वो परमेय नहीं क्या हो जाएगा, वो परमेय हो जाएगा। बात समझ में आया? हमने माना है √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन सॉरी सिद्ध करना है √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन हमने माना क्या है, √2 एक परमेय संख्या। तो अगर √2 एक परमेय संख्या है तो हम सारा बात परमेय संख्या का लिख देंगे। सारा बात किसका लिखेंगे? और आगे जब काम करेंगे, प्रोसेस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, परमेय संख्या का माना हुआ बात नहीं चलेगा, उल्टा हो जाएगा, तो परमेय हो जाएगा। देखो कैसे। तो हम सबसे पहले परमेय संख्या अगर माने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, अर्थात P/Q बराबर हो गया √2, समीकरण कितना, जहां P और Q दो पूर्णांक संख्या है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, साथ ही P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। हमने ये मान लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। P और Q दो पूर्णांक संख्या है और P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, मतलब P और Q को एक के अलावा कोई संख्या भाग नहीं दे रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुणनखंड का क्या मतलब हुआ बताएं ना आपको। गुणनखंड का मतलब हो गया जैसे हम 8 का गुणनखंड निकाल रहे हैं या 16 का गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो 16 का गुणनखंड का मतलब हो गया कि 16 को जो जो संख्या भाग दे रहा है वह सारी संख्या 16 का गुणनखंड कहलाएगी। 16 को कौन भाग दिया, 1, कौन दिया 2, कौन दिया 4, कौन दिया 8, कौन दिया 16, इसके अलावा कोई संख्या भाग दे रहा है, मतलब 16 का ये सब गुणनखंड हो गया। अगर हम 15 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 निकलेगा, 3 निकलेगा, 5 निकलेगा और 15 निकलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हम गुणनफल की बात करें तब क्या होता है, एक शब्द होता है गुणनफल जिसको हम मल्टीपल्स कहते हैं, और ये था आपका गुणनखंड जिसको हम फैक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। तो गुणनफल का मतलब हो गया कि जिस संख्या का गुणनफल निकाल रहे हैं उस संख्या से जिस संख्या को भाग लगता है। अगर हम 8 का गुणनफल निकाल रहे हैं तो 8 से जिस संख्या को भाग लग रहा है, तो 8 से 8 को भाग लगा, 8 से 16 को भाग लगा, 24 को भाग लगा, 32 को भाग लगा, तो 8 से जिस संख्या को भाग लग रहा होगा वो सारा संख्या 8 का क्या कराएगा, गुणनफल कराएगा। बात समझ में आ रहा है? यस। उसी प्रकार से अगर आप 10 का गुणनफल निकालना चाहोगे तो 10 से 10 को भाग लग रहा है, 10 से 20 को लग रहा है, 30 को लग रहा है, ये सब आपका 10 का गुणनफल हो गया। गुणनखंड का मतलब जिस संख्या का आप गुणनखंड निकाल रहे हैं उस संख्या को जो जो संख्या भाग दे रहे हैं, समझे ना, वो सारा संख्या द्विविध संख्या गुणनखंड कहलाएगी। जिस संख्या का गुणनफल निकाल रहे हैं उस संख्या से जिस संख्या को भाग लग रहा है वह सारी संख्या द्विविध संख्या क्या कहलाई। तो यहाँ पर हमने जो लाइन लिखा है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कि P और Q दोनों के लिए दोनों का गुणनखंड एक है, मतलब एक ही सिर्फ और सिर्फ P को भाग दे रहा है, एक ही सिर्फ और क्या दे रहा है, Q को भाग दे रहा है। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। P और Q का उभय रख दो वहीं पे, रख दो वहीं पे।
P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, कहने का मतलब P और Q को 1 के अलावा कोई संख्या भाग नहीं दे रहा। यही इस लाइन का मतलब हो गया। बस समझ में आया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 है। मतलब गुणनखंड का मतलब होता है कि एक ही P को भाग दे रहा है, एक ही Q को भाग दे रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों को सिर्फ एक ही भाग दे रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई संख्या भाग नहीं दे रहा। ये हम माने हैं, समझे कि नहीं समझे? और हमको क्या प्रूव करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। और हमने आपको बताया कि अपरमेय संख्या के बारे में खास बात क्या है कि अपरमेय संख्या कहते हैं किस किस संख्या को है। अपरमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे? तो जिस संख्या पर रूट हो उसका अगर पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तब उसको हम क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। ये पहला तरीका है। जैसे √5 पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये अपरमेय हो गया। √2 पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये अपरमेय हो गया। √7 पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। √11 पूरा पूरा नहीं निकल रहा है। √9 निकल रहा है, √9 का निकल रहा है, इसलिए √9 अपरमेय संख्या नहीं होगा, ये परमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा है ना? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसी को हम अपरमेय कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है और उसमें भी क्या खास बात है कि एक निश्चित संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे 0.1 है ना, 3 ले लिए, फिर 1 डबल 3 हो गया, फिर 1, फिर 4 3 हो गया, 3 3 हो गया, फिर 4 3 हो गया, 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक संख्या लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ऐसी अशांत दशमलव प्रसार आपका अपरमेय संख्या होगा। आप सभी अशांत दशमलव प्रसार को नहीं समझ लीजिएगा। जैसे अगर 0.6 पर आवर्त बोले तो हम 0.666 लिख रहे हैं, तो ये जो है आपका परमेय संख्या के रूप में आप इसको लिख सकते हो। आपने लिखा होगा कि जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में कह दे कि सिद्ध करें या फिर बताएं कि क्वेश्चन आपको कह दे कि बताइए कि क्या बताइए कि 0.6 पर आवर्त को P/Q के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन ऐसे कह देगा 0.6 पर आवर्त को P/Q के रूप में व्यक्त करें, तब इसको आप क्या कीजिएगा? देखिए, आप इसके लिए इसको मान लीजिएगा, माना कि x बराबर 0.6 पर आवर्त, इसको हम क्या कर सकते हैं? 0.666 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कई बार, क्योंकि आवर्त का मतलब और आ रहा है ना, तो अशांत दशमलव प्रसार है। इसको समीकरण 1 बना लिए। फिर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किससे गुना करेंगे? दोनों पक्षों में 10 से क्या करने पर? गुना करने पर। जैसे ही हम 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी? देखिए 0.666 गुना 10 हो गया, डॉट 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 गुना 10 हो गया, ठीक है। अगर हम 10 से गुना करते हैं तब क्या हो जाता है? देख लीजिए, 10x हो गया, इधर बना देते हैं, हाँ, आपका 10x हो गया। और यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो देखो कैसे गुना करेंगे। ये वाले गुना आप लोग नहीं समझ पाते हो क्या? ऐसे है ना, इसको हम गुना किससे कर रहे हैं? 10 से गुना कर रहे हैं। सपोज इसका दशमलव उड़ा, नीचे कितना 0? 3 0, एक 0 0 कट गया, 6.66, क्योंकि नीचे 2 0 तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव आ जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो? 6.66 लिख सकते हो गुना करने के बाद, तो 6.66 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब क्या हो रहा है कि और 6 तुम ले सकते हो, तो भाई दशमलव के बाद 3 6 था तो हम 3 6 बुला देंगे, हो गया 10 से गुना। इसको समीकरण कितना बना दिए? 2 बना दिए। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? समीकरण 2 में 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, घटाने पर। तो घटाने पर क्या हो जाएगा? देखिए, समीकरण 2 में 1 घट रहा है, ये समीकरण 2 का बायां पक्ष के साथ घटेगा। 10x में 1x घट जाएगा, दायां पक्ष के साथ घटेगा। दायां पक्ष है आपका 6.666 डॉट 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 माइनस, इधर आपका हो गया कितना? 0.666 डॉट डॉट डॉट। चलिए 10x में 1x घट गया तो 9x हो गया। इसमें घटाते हैं हम, चलिए देखिए इसमें कैसे घटाएंगे। 6.666 डॉट 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 है, पॉइंट को सीधा में करके घटाते हैं। पॉइंट वाला घटाव ऐसे ना होता है, दशमलव वाला जोड़ घटाव का नियम है कि दशमलव को सीधा में रख करके जोड़ो और घटाओ। तो दशमलव के बाद कितना 6 है? 3 6 है, लिख दिए। इधर 0 हो गया, घटा दीजिए, 0 0 0, इधर हो गया 6। दशमलव के बाद चूंकि सिर्फ ओनली 0 ही 0 है, इसलिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, दशमलव भी खत्म और 0 भी खत्म, बचा कौन सी? 6। अब x बराबर हो गया आपका 6/9। अब कटा दीजिए, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो x बराबर हो गया 2/3। देखिए आपने 0.6 पर आवर्त को किसके रूप में लिख दिया?
P बटे Q के रूप में लिख दिया ना, मतलब इसको आपने अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, P बटे Q के रूप में लिख दिया, समझे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के 10th में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये बहुत जरूरी रहता है प्रश्न, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो साथ में ये भी बता देंगे हम, ठीक है। मतलब औसान दशमलव प्रसार जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई डिफिनेट नहीं रहता है कि कौन सी संख्या दोहराई जाएगी, कोई भी संख्या दोहराई चली जाती है। और एक वो रहता है कि इसमें एक निश्चित संख्या लगातार बढ़ रही होती है। ऐसे दशमलव प्रसार में, ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं ये अपरमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो परमेय संख्या को भी आपको हमने पहचानने के लिए बता दिया, ठीक ना। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। देखो कुछ बेसिक बातों के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। अब देख लो, तो अब हमने क्या किया, मान लिया क्या कि √2 एक परमेय संख्या है क्या जी, और सारे परमेय संख्या के गुण हमने डाल दिए इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, साथ ही P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से बात को आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 1 है मेरा P बटे Q बराबर √2 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू √2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस समीकरण 2 के दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। समीकरण 2 के, क्या कोई दिक्कत है क्या, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या होगा, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये P² हो जाएगा और ये हो जाएगा Q√2 का होल स्क्वायर हो गया। मतलब ये P², ये Q², स्क्वायर रूट कैंसिल इंटू 2 ना। अब ये इंटू 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, P² बटे 2 इज इक्वल टू Q² हो गया। आपको क्या दिख रहा है, इस संख्या, इसको समीकरण 3 बना लो। समीकरण 3 में क्या दिख रहा है आपको, समीकरण 3 में है ना 2P² को भाग देता है, अतः 2P को भी क्या देगा, भाग देगा। बिल्कुल देगा जी। 2 अगर P² को भाग दे रहा है, ये स्क्वायर हटा दो तो 2P को भी तो भाग देगा, नहीं होगा। और हम हटा सकते हैं दोनों पक्षों में रूट डाल करके, क्या जी। मतलब समीकरण 3 में 2P² को भाग देता है, अतः 2P को भी क्या देगा, नहीं हटा सकते हैं जी, दोनों पक्षों में रूट दे देंगे। देखिए तो P² बटे 2 हो गया और ये आपका Q² के दोनों पक्षों में रूट देंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल ना हो जाएगा। देखो, और या तो फिर आप ऐसे समझ लो P² है तो P गुना P बटे 2 है, तो 2 देखो P को भाग दिया कि नहीं, हाँ दोनों P को भाग दे रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो समीकरण 3 में 2P² को भाग देता है, अतः 2P को भी भाग देगा। लेकिन हम जो माने हैं भाई कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब P को सिर्फ 1 के भाग देगा, तब तो ये बात गलत ना हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, समीकरण 3 में 2P² को भाग देता था, 2P को भी भाग देगा, जो हमारे माने हुए कथन से क्या है, जो हमारे माने हुए कथन से विपरीत है। अतः P का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 2 भी है, यही ना पता चला हमको इसका मतलब। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने P बराबर Q √2 अगर हम किए तो इससे ये पता चला कि P को 2 भाग देगा। लेकिन अगर हम P बराबर Q √2 ना लिख करके अगर हम मान लेंगे कि माना कि Q बराबर P √2, तब देखो क्या हो जाएगा, ये हम अपना मानेंगे स्पेशल से। इतनी तक बात तो आपको बुक के मदद से मिल जाएगा, उसके बाद की बात आपका माना हुआ कथन से आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए भूलिएगा नहीं, माना कि Q बराबर क्या हो गया, P √2, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। देखिए दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, ये Q² हो जाएगा और ये आपका P √2 का
होल स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर हो गया, ये पी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल 2 हो गया, क्यू स्क्वायर बटे कितना हो गया 2 इज इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर। समीकरण 4, समीकरण 4 से या स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि 2 जो है क्यू स्क्वायर को भाग देता है, 2 क्यू स्क्वायर को भाग देता है, अतः 2 क्यू को भी क्या देगा, भाग देगा, अतः 2 क्यू को भी क्या देगा, भाग देगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारे माने हुए कथन से क्या है, क्यों 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 क्यों, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, बोलिए। जो हमारे माने हुए कथन से विपरीत है, मतलब हमने माना है कि P का गुणनखंड 1 है और Q का गुणनखंड 1 है, मतलब P और Q को एक ही सिर्फ भाग दे रहा है, लेकिन यहाँ तो कंडीशन कुछ और हो गया, P को 2 भाग देने लग गया और Q को भी 2 भाग देने लग गया, अतः क्या हो गया बताइए, Q का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त क्या है, 2 भी है। इस प्रकार समीकरण कितना कितना से जी 3 और, इस प्रकार समीकरण 3 एवं 4 से यह स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि √2 एक परमेय नहीं बल्कि अपरमेय संख्या है। चलो ये हो गया प्रूफ। आसान है कि भारी है, आसान है, आसान है ना। बस ये तार्किक प्रश्न है, इसी तरह से तर्क से प्रूव होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसी तरह से रिलेटिव बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि आपको बना करके लाना है। √5 एक अपरमेय संख्या है, √7 एक अपरमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, √11 एक अपरमेय संख्या है। आप ये 4 प्रश्न को घर से सेम टू सेम बना करके लाओगे, इसी तरह से बनेगा, कुछ नहीं है, बस संख्या बदल दोगे हो जाएगा। यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ लिखोगे √3 एक अपरमेय संख्या है, अर्थात P बटे Q बराबर √3 हो गया, फिर वही कहानी चलेगी, फिर यहाँ पर खाली √3 हो जाएगा, बाकी सब एक ही तरह से बनते हैं, ठीक है। आप इसको बना करके लाइए। थैंक यू, धन्यवाद।